हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड लेक्चर है ये डीबीएमएस का। हमने डीबीएमएस का पहला लेक्चर डाल दिया है। और आपको जैसा पता है कि लेक्चर हमारा जो पहला लेक्चर है 1 जुलाई का है, तो डेली डेली आपको एक एक लेक्चर डीबीएमएस के मिलेंगे। डेली लेक्चर आपको एक डेटा एनालिसिस एंड एल्गोरिथम का मिलेगा। डेली एक लेक्चर आपको डीएलडी का मिलने वाला है। डेली एक लेक्चर आपको हमारा जनरल एप्टीट्यूड का मिलने वाला है। और एक और लेक्चर मिलेगा आपको सी प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर। दोनों कंबाइन होते हैं, मतलब पढ़ाएंगे अलग अलग, बट सी प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि आपको हमें पढ़ाना क्या क्या है और कैसे कैसे आपको मिलने वाला है। और मैंने आपसे आपको डीएलडी के लेक्चर में आपको बता रखा था कि कैसे कैसे हमारे वीडियोज आने वाले हैं। जैसे आपको सुबह के टाइम पे डीबीएमएस मिलने वाला लगभग अराउंड 8 या 7:30 पे। उसके बाद फिर डीएलडी मिलेगा। डीएलडी के बाद देन आपका फिर हमारा डीएलडी के बाद फिर डेटा एनालिसिस एंड एल्गोरिथम का लेक्चर मिलेगा। उसके बाद फिर आपको लास्ट में सी प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर मिलेगा। और जनरल एप्टीट्यूड आपको पढ़ना है। अब आपको ये लगा कि सर ये बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा नहीं, 40-40 मिनट के लेक्चर से अगर आपका 4 लेक्चर होता है तो आपको अराउंड 3 घंटे बैठने हैं। बस 3 घंटे अगर आप ढंग से बैठते हैं तो आपका डेली लेक्चर सब सारे सब्जेक्ट का हो जाएगा। जनरल एप्टीट्यूड का प्लस 40 मिनट आप मान के चलिए, जिसमें आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो इतना तो बैठना चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको आईआईटी जैसे कॉलेज मिल जाए तो यार इतना तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें तो ऐसा नहीं है कि सर इतना नहीं कर सकते। अगर इतना नहीं कर सकते तो आईआईटी बोलते हो, बात सिंपल सी है। आईआईटी करना है तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। और टाइम अभी लगभग 6-7 महीने है, इसलिए अभी आपके पास टाइम ज़्यादा है। नहीं तो बाद में तो अगर यही आप लेक्चर बाद में देखेंगे तो आपको एक एक दिन में आपको 8-8 वीडियो भी देखने पड़ सकते हैं। तो उस हिसाब से आपका है, आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बातचीत अब कम करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं आज जो हमारा सेकंड लेक्चर है डीबीएमएस का, जिसमें हमने टॉपिक ऑलरेडी रखा है फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी हम पढ़ने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं इसमें हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो टॉपिक क्या क्या कवर हुआ था। तो इंट्रोडक्शन हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। इंट्रोडक्शन ऑफ जो भी कोर्स हमने ये बता दिया था। इवन हमने इंट्रो दे दिया था कि आरडीएम डीबीएमएस हम यूज क्यों करते हैं। तो हमने इंट्रो दे दिया था आपको डीबीएमएस के बारे में भी। फिर हमने ये भी देख लिया कि आरडीबीएमएस क्या होता है, हमने ये भी चीज़ें देख ली थी। उसके बाद हमने ये भी देख लिया था कि आरडीबीएमएस में रो एंड कॉलम जिसके जो डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट नेम थे वो क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, इन सब के जो पीडीएफ है, ऐसी बात नहीं कि आपको पीडीएफ नहीं मिलेंगे, आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे। तो देखिए मेरे प्रीवियस लेक्चर के भी सारे पीडीएफ रखे हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ये सब डाल देना है कि क्या क्या चीज़ें होंगी। तो हमने पहला इंट्रोडक्शन ऑफ डीबीएमएस कंप्लीट कर दिया है। आज हम पढ़ने वाले एफडीएम फंक्शन फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है। जितना जा सके टाइप्स ऑफ एफडी तक जा सके तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दो चीज़ें नहीं बताई थी जो मुझे लगा था क्योंकि मेरे को इस लेक्चर में पढ़ाना चाहिए, इसलिए मैं इसे इस लेक्चर में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले फंक्शनल डिपेंडेंसी ये चीज़ हम पढ़ेंगे। उससे पहले लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि एक पॉइंट है जो मैं आपको सेकंड लेक्चर में बताऊंगा। वो एक चीज़ पॉइंट है अभी कि आपने जनरली हमने रो एंड कॉलम के डिफरेंट डिफरेंट नेम देख लिए। तो दो और नेमिंग कन्वेंशन आता है। एक नाम आता है रिलेशनल स्कीमा के बारे में, रिलेशनल स्कीमा। अब ये रिलेशनल रिलेशनल स्कीमा का मतलब क्या होता है, आप सिंपल सा समझिए कि जब भी कोई पूछे कि रिलेशनल स्कीमा क्या होता है तो आपको इतना समझना है कि रिलेशनल स्कीमा का मतलब आपका कोई टेबल दिया है, आपका कोई रिलेशन दिया है, उसका हेडिंग क्या है, उसी को बोलते हैं रिलेशनल स्कीमा। ठीक है, तो मैं इसे ऐसा लिख देता हूँ, सॉरी, कि हेडिंग ऑफ टेबल। क्या लिखेंगे हम इसे? हेडिंग ऑफ टेबल। तो आपको इसे समझना है, ये हेडिंग टेबल है। बस इतनी सी चीजें ध्यान रखिए और इसके अलावा इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना है। अब ये दो पॉइंट क्यों पढ़ा रहा हूँ ये भी आगे वाले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या चीज थी, इसके कारण लोगों ने क्वेश्चन रॉन्ग किए थे, तो यहाँ से आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। दूसरा पॉइंट आता है रिलेशनल इंस्टेंस। रिलेशनल इंस्टेंस। अब रिलेशनल इंस्टेंस का मतलब क्या? देखिए यहाँ पे भी रिलेशनल, यहाँ पे भी रिलेशनल है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि पूरे टेबल रो एंड कॉलम का जो रिलेशन आरडीबीएमएस हम पढ़ते हैं उसकी बात चल रही है। तो उसमें रिलेशनल इंस्टेंस का मतलब क्या हुआ? तो रिलेशनल इंस्टेंस का मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ रिकॉर्ड। क्या? सेट ऑफ रिकॉर्ड। बट कैसा? सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, बट कैसे? एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, एट अ या एट द पर्टिकुलर मोमेंट, एट द पर्टिकुलर मूवमेंट। अब या से पर्टिकुलर बोल लीजिए या तो स्पेसिफिक मूवमेंट बोल लीजिए। स्पेसिफिक मूवमेंट मतलब अगर मैंने आपको इसका एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी चीज़। मतलब मैंने आपको बोला ये एक टेबल है, सिंपल सिंपल सा टेबल है जिसमें शायद एक दो तीन चार मान लेता हूँ मैं रो है और दो कॉलम है। इधर ए और बी लिख लेते हैं तो कितने रो होंगे? 1 2 3 4 रो हो गए। अब अगर थोड़ा प्रीवियस रिकेप करना चाहे तो आप ये समझ लीजिए रो को क्या क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बोलते हैं, नंबर ऑफ टपल्स बोलते हैं, दूसरा तीसरा क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ कार्डिनलिटी। ठीक है, अगर कॉलम्स की बात करें तो कॉलम्स बोलते हैं, दूसरा हमारा एरिटी बोलते हैं, दूसरा हमारा नंबर ऑफ डिग्री बोलते हैं, तीसरा हमारा नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। अगर आपको रिकेप करना तो एक बार आप रिकेप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैंने करवा ही दिया रिकेप के नाम पे।
अब बात आते हैं कि रिलेशनल इंस्टेंस का मतलब क्या और रिलेशनल स्कीमा का मतलब क्या है। जब भी आपको वर्ड बोलते हैं रिलेशनल स्कीमा, इसका मतलब एक कंप्लीट टेबल है आपके पास, और वो टेबल अब चेंज हो सकती है कि नहीं, उस पर अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। पॉइंट ये एक टेबल है जिसका आपको एक हेडिंग दिया है। अब जब रिलेशनल इंस्टेंस की बात करता है तो आपको ध्यान चीजें ध्यान रखनी, क्योंकि वो किसी एक सेट ऑफ रिकॉर्ड की बात कर रहा है, लेकिन वो इसी मोमेंट की बात कर रहा है। जब इसी मोमेंट की बात आती है ना कि भाई इसी टाइम पे क्या सेट ऑफ रिकॉर्ड है, इसका मतलब वो ये कहना चाहता है कि फ्यूचर में चीजें चेंजेस हो सकती हैं उसमें, और चेंज होगी या नहीं होगी कोई गारंटी नहीं, बट फ्यूचर में चेंजेस हो सकती हैं। इंस्टेंस का मतलब यही है कि अगर कोई बोले कि इस टाइम पे क्या चीजें हैं, जब कोई भी आपको ये पूछा कि भाई इस टाइम पे क्या है, जैसे आपसे किसी ने पूछा कि 2010 में आपका डेट ऑफ बर्थ, सॉरी 2010 में आपका अ, कितने साल के थे आप, कितना उम्र क्या था आपका, व्हाट इज द साइज, मतलब आप एज बोल सकते हैं, व्हाट इज द एज ऑफ हाउ ओल्ड यू आर एट द टाइम ऑफ 2010 और 2011। तो उस समय जब आपने बोला कि आपका एज क्या था, तो हो सकता है आपका, आपने बोला भैया मैं 15 साल का था 2010 में, तो क्या आप 2010 के बाद 2011 में जाएंगे तो क्या आप 16 साल के होंगे? बिल्कुल होंगे। तो जब वो 2010 या 15 की बात कर रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम की बात करता है, तब आपका वर्ड आता है रिलेशनल इंस्टेंस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये वाला चीज आगे क्वेश्चन में आपको दिखेगा। पीवाईक्यू में कितने अच्छे से इसे अरेंज किया था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन गलत किया था, इवन मैंने भी जब इसे एक बार प्रैक्टिस किया था तो वहाँ पे मुझे दिखा था कि ये चीज़ों में क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ये आपका दो टॉपिक था जो सबसे सिंपल सिंपल मुझे लगता था, इसे आपको पता होना चाहिए। रिलेशन स्कीमा का मतलब क्या, इंस्टेंस का मतलब क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी होता क्या है। तो मैं इसे आपको एक दो एग्जांपल लिखूंगा, हो सकता है कि आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि क्या आप बताने चाह रहे हैं। तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई एक्स है और कोई वाई, रैंडम नंबर लिखेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे बहुत प्यार से। यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिख दिया है और यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिख दी है। कुछ भी रैंडम, ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ सोच समझ के कुछ भी रैंडम लिख दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है। पहले अभी इस वर्ड का मतलब समझते हैं और धीरे धीरे इस एग्जांपल से और एक दो और एग्जांपल देंगे, उससे कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी का सबसे पहला मतलब क्या होता है, फंक्शनल को मैं हटा देता हूँ, डिपेंडेंसी की बात करता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी वर्ड देख के समझ में आपको आ रहा हो कि भाई कोई किसी चीज पे डिपेंडेंट है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो एक फादर और सन के रिलेशन की बात करता हूँ मैं। ऑफकोर्स इधर मैं मदर नहीं बोल रहा हूँ, तो एक काम करते हैं पेरेंट लिख देते हैं, नहीं तो कुछ बच्चे ऑफेंड हो जाएंगे। मदर ने लिया सर, आपने मदर ने लिया, अरे मदर सबकी मदर है। पेरेंट्स एंड सन की बात करते हैं। अब सन नहीं लेंगे, डॉटर नहीं लेंगे, ठीक है चलेगा ना, वो तो सन एंड डॉटर। ओके ओके, तो अब मैं पेरेंट्स की बात करता हूँ। ये पेरेंट्स है, ये बताइए क्या ये सन पे डिपेंड है या सन पेरेंट्स पे डिपेंड है? तो बोले ऑफकोर्स सर, बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए तो उनको पालने पोषने का काम कौन कर रहा है, उनके पेरेंट्स कर रहे हैं। बोले हाँ। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो सन है ना, वो किस पे डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, याद रखना। तो ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि अब ये लाइन की तरफ, इस तरफ कौन होना चाहिए और इस तरफ कौन होना चाहिए, ये वाली चीजें आपको मैं समझाने के लिए लाइन लिखता हूँ कि सन जो है किस पे डिपेंडेंट है, इस पे डिपेंडेंट है, तो वो पेरेंट पे डिपेंडेंट है, तो क्या लाइन इस तरफ जाएगी? नहीं। सन मतलब जब आप ऐसा देखेंगे तो कि पेरेंट्स हैं क्या किसी पे डिपेंडेंट है? नहीं। लेकिन जिनका सन है, कौन है सन, सन किस पे डिपेंडेंट है, इस पे डिपेंडेंट है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे सन नहीं आएगा, उल्टा यहाँ पे आना चाहिए। क्यों आ रहा है कि सन किस पे डिपेंडेंट है, अगर देखा जाए तो ठीक है, लेकिन इसे जब पढ़ेंगे तो आपको ऐसा उल्टा दिखने लगेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, अब हम वापस से बात करते हैं इसी पे। तो कौन किस पे डिपेंडेंट है, तो बोले सर पेरेंट्स जो है हमारे, वो हमें मतलब जो सन है उसका वो डिपेंडेंट अपने पेरेंट्स पे। तो पेरेंट को क्या कहा जाएगा, पेरेंट को क्या कहा जाएगा और पेरेंट सन को क्या कहा जाएगा? तो ये जो सन है ना उसे बोलेंगे डिपेंडेंट। क्या बोलेंगे इसे? डिपेंडेंट। और ये जो है इसे हम क्या बोलते हैं, डिटरमाइनर। डिटरमाइनर, ये डिटरमाइनर है। और इसी को दूसरा नाम क्या है, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट मतलब जो सन है ना वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। और पेरेंट्स क्या बोलेगा, माई सन इज डिटरमाइनर, मतलब मैं अपने सन को डिटरमाइन कर रहा हूँ। भैया मैंने, मेरा सन कब खा पी के बड़ा होगा तो लोग क्या बोलेंगे, अरे उनका बेटा है। तो वो वाली चीजें हैं कि सन क्या है, डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे। पेरेंट्स लोग कौन है, डिटरमाइन कर रहे हैं अपने बेटे को, बता डिटरमाइन करवा रहे हैं। ठीक है, ये चीजें समझते हैं। तब बोले सर डिपेंडेंसी का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब मैंने जैसे लिखा वाई, वाई की आपकी एक वैल्यू पकड़ी मैंने 5, तो मुझे क्या दिखा, y की वैल्यू है 5। बोले हाँ। अब आप इसे 5 को ना एक तरीके से ऐसा मान के चलिए, चलिए ये 5 है, ठीक है। तो क्या बता सकते हैं कि y के रिस्पेक्ट में x की क्या वैल्यू होगी? मैंने बोला y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू क्या होगी? क्या आपको पता है? कंफ्यूजन है।
कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन? बोले हाँ सर कंफ्यूजन है। तो y की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 1 हो सकती है या तो 2 हो सकती है, बिल्कुल 2 1 1 हो सकती है, ये वाली चीजें हैं। तो इसमें डिटरमाइनर कौन है और डिपेंडेंट कौन है? डिटरमाइनर कौन है, डिपेंडेंट कौन है, आपको ये चीजें बतानी है और कुछ नहीं बताना है। जैसे कि अगर मैंने लिखा 1, तो 1 से भी वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। अगर मैंने लिखा 2, 2 से भी वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है। तो अगर मैं ये लिखता हूँ तो क्या ये चीज सही है? या फिर अगर मैं 1 लिखूँ तो 5 लिखूँ, तो 5 से तो वैल्यू एक बार 1 भी आएगी, एक बार वैल्यू 2 भी आएगी। तो क्या ये सही है या ये सही है? आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। बहुत ही बेसिक चीजें जिसे लोग तो करवाते भी नहीं, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए किस तरह आपको फंक्शनल डिपेंडेंट वाली चीज रखनी है, किस तरफ डिटरमाइनर वाली चीज रखनी है। जब आपने बोला 1, तो 1 से आपको एक वैल्यू मिल जाएगी 5, बोले हाँ। जब आपने बोला 2, 2 से आपको एक वैल्यू मिल जाएगी 5, बोले चलो ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल दूंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन जैसे आपने बोला 5, तो 5 जैसे बोला तो एक 1 भी आ रहा है, एक 2 भी आ रहा है। इसे आप किस तरीके से समझिए, दूसरा अगर एग्जाम्पल लूँ मैं, तो एक क्लासरूम है, क्लासरूम में 5 बच्चे हैं। 5 में से 4 बच्चों का नाम सेम है, रोहित। क्या नाम है 4 बच्चों का, रोहित। तो टीचर ने जो अपना रजिस्टर बनाया होगा उसमें नाम लिखा होगा रोल नंबर 1 रोहित, ठीक है। लेकिन इस रोहित के आगे शायद कुछ हो रहा होगा, टी है, कुछ है, ऐसे कुछ भी रैंडम नंबर होगा। रोल नंबर 2 पे एक और रोहित है, तो अभी रोहित शर्मा वाले आ गए हमारे। रोल नंबर 3 पे एक और रोहित है, अब रोहित कुमार वाले आ गए मान लीजिए। रोल नंबर 4 पे एक और रोहित है, अब रोहित कोई सा भी कैपिटल टाइटल ले लीजिए, कोई रोहित, उसी के हम वी ले लेते हैं, रोहित वी करके कोई है, ठीक है। अब मान लीजिए टीचर को तो पता है हर बार कि जब रोहित नंबर 1 कौन है, रोहित नंबर 2, रोहित नंबर 3, रोहित नंबर 4 कौन है। अब आपकी क्लास में एक रैंडम सर है, या फिर मान लीजिए प्रिंसिपल सर है। अब प्रिंसिपल सर है और उनके हाथ में उन्होंने बोला पेपर मैं बांटूंगा, मतलब जो भी पेपर है उनसे मैं दूंगा बच्चों को कि किसका कितना मार्क्स आया है। अब प्रॉब्लम क्या है, पेपर में रोल नंबर नहीं लिखा है, मान लीजिए पेपर में रोल नंबर इस समय नहीं लिखा है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, पेपर में नाम बस रोहित रोहित लिखा हुआ है। क्या नाम लिखा है, बस कि सर रोहित नाम पहले पेपर पे लिखा है, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, चौथे पे भी। तो जब सारे पेपर पे रोहित नाम लिखा है तो क्या बताइए वो प्रिंसिपल सही पेपर सही आदमी को दे पाएगा? उसने बोला रोहित मार्क्स 94। अब समझ लीजिए चारों रोहित एकदम टॉपर है, रोहित शर्मा एकदम टॉपर की भाई हर जगह अच्छा चला। तो उन्होंने बोला रोहित रोहित का मार्क्स आया 94। अब कंफ्यूजन क्या है, कौन से रोहित का मार्क्स 94 आया, क्या आपको ये चीजें पता है? नहीं। तो ये चीजें कैसे डिटरमाइन कर पाएगा वो प्रिंसिपल, दो चीजों के कारण। या तो उसके टाइटल्स होते कि रोहित त्रिपाठी है, रोहित शर्मा है, रोहित कुमार है, या रोहित करके भी कोई है, ठीक है। या फिर उन सबका रोल नंबर होता है उसके पास, वो कर पाते हैं। तो जो प्रिंसिपल है वो किस पे डिपेंडेंट होगा, आइदर उनके टाइटल पे, आइदर उनके रोल नंबर पे। तो यहीं पे फंक्शनली डिटर्मिनेशन वाला वर्ड आता है कि फंक्शनली कौन डिटरमाइन कर रहा है, वो कौन डिपेंडेंट है। प्रिंसिपल सर किस पे डिपेंडेंट होंगे, रोल नंबर पे, आइदर किस पे डिपेंडेंट होगा, टाइटल्स पे। ये चीज आपको समझ में, अब आपको क्लिस्टर क्लियर हो रहा है फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब क्या है, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं, टाइप तो बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे अब किसी ने एक एक्स और वाई की रैंडम रैंडम वैल्यू ली, आपको चीजें क्या समझनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, कोई दिक्कत नहीं। आपको बस ध्यान रखना है कि जब 1 के साथ एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। मतलब जैसे मैंने बोला ना 1, अगर मैं बोलूँ 1, तो आपके सामने एक ही लड़का आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 2 लड़के आ रहे हैं। अगर 2 लड़के आ रहे हैं तो प्रॉब्लम है आपको, ठीक है। जैसे आपने बोला 1, 1 के सामने कोई 2 आया, मैंने जैसे चिल्लाया क्लासरूम में जाके भाई रोल नंबर 1 किसका है, तो कोई 2 नाम का लड़का है, मान लीजिए 2 नाम का लड़का है, क्या नाम है, चंदन। चंदन, ठीक है, 2 आ गया। फिर आपने रोल नंबर बोला 2, क्या बोला आपने, 2 बोला। 2 पे कोई आया रैंडम, कोई आया, उसका नाम है 3। चलिए नेमिंग में हम 2 3 की जगह आपको चंदन वंदन करके दिखाते हैं तो समझ में आएगा। आपने जैसे रोल नंबर बोला, आप इसे मान लीजिए ऐसा कि ये रोल नंबर है, क्या है, ये वाला टर्म जो है आपका रोल नंबर है, और ये वाला टर्म क्या है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम। अब आपने रोल नंबर बोला 2, तो रोल नंबर 2 पे फिर से एक लड़का कूदते कूद जाए जिसका नसीब से नाम क्या था, चंदन। क्या नाम था, चंदन, ठीक है, चंदन नाम था। तो उसके भी मार्क्स, एक के मार्क्स 20 थे। अच्छा इसमें आप ये भी लिख लीजिए किसके मार्क्स आप बता रहे हैं कि एक के मार्क्स कितने थे, 20 थे। दूसरे के मार्क्स कितने थे, दूसरे के नाम नसीब से 20 है, दूसरे का भी नाम चंदन था। लेकिन क्या आपको पेपर बांटने में तकलीफ हो रही है? आपने बोला रोल नंबर 1 जो चंदन नाम का था वो आया लेके चला गया। आपने बोला रोल नंबर 2 चंदन नाम का लड़का था वो आया लेके चला गया। आपने फिर से बोला रोल नंबर 3, मान लीजिए नसीब इतनी गंदी थी, एक और लड़का जिसका नाम है, जिसका भी एग्जाम में मार्क्स कितना है, 20 ही है, उसका भी नाम कितना है, चंदन। तो आपने फिर से बोला रोल नंबर 3 चंदन है लिखेगा, कोई दिक्कत है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे फंक्शनली डिपेंडेंट डिटर्मिनेशन ये सब कंप्लीट हो रहा है। अभी आपको थोड़ा दिखाते हैं कि फंक्शनली डिपेंडेंट आप किसे बोल सकते हैं, किसे नहीं बोल सकते हैं, चीजें की बात करते हैं। अब उल्टा आपके पास है, अब आपके पास इस बार नाम तो पता है आपको, मार्क्स भी पता है, लेकिन आपको रोल नंबर नहीं पता है। तो आपने बोला चंदन, जैसे ही आपने बोला चंदन, तो आपके सामने 3 बच्चे आके खड़े हो गए, कौन सा, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। अब आपका कंफ्यूजन क्या, आप देंगे किसे? कभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर सबके मार्क्स तो सेम ही है, तो किसी को भी पकड़ा दो। देखो किसी को भी पकड़ाए तो जा सकता है, बात सही है। लेकिन चंदन ने कुछ सवाल राइट किए होंगे और दूसरे चंदन ने कुछ सवाल वही रॉन्ग किए होंगे।
तो अगर हम किसी और को पकड़ाएं तो दूसरी लड़ाई हो सकती है। और रही बात अगर मार्क्स सेम ना हो कि कुछ अलग रहे तो क्या चीजें होंगी, तो वो भी एक मतलब कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शनली डिपेंडेंसी दिख नहीं पा रही, मतलब ये बंदा इस पे भी डिपेंडेंट हो रहा है, ये इस पे भी डिपेंडेंट हो रहा है, ये इस पे भी डिपेंडेंट हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसी को शॉर्ट में लिखूं तो आपके लिए एकदम सिंपल सी चीज लिखता हूँ, एकदम हिंदी में लिखने की कोशिश करूंगा आपको कि आपको ये चीजें ध्यान रहनी चाहिए। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखने की कोशिश करते हैं सिंपली कि क्या चीजें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कभी भी कोई फंक्शनली डिपेंडेंट पूछे या फंक्शनली डिटरमाइन पूछे तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आपका डिटरमाइनर साइड में कौन है और डिपेंडेंट साइड में कौन है। दो चीज आपको सबसे पहले याद रखनी है। पहले क्या लिखनी है, पहला चीज क्या है कि डिटरमाइनर किस साइड है, डिटरमाइनर किस साइड है, ठीक है। ये डिटरमाइनर जो है हमारा वो किस साइड है, पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि आपका जो डिटरमाइनर है वो किस साइड है, मतलब वो आपका आरएचएस साइड है या वो आपका एलएचएस साइड है। तो हमेशा कोशिश करिएगा जो आपका डिटरमाइनर है, जो डिटरमाइन कर रहा है, जो बड़ा वैल्यू है, जो पेरेंट वैल्यू है, आपका हमेशा आरएचएस रखिए। कोई जरूरत नहीं कि आप आरएचएस ही रखेंगे, एलएचएस भी रख सकते हैं, वो भी हम दिखा देंगे कि ऐसा कुछ नहीं कि भाई आपको कंफ्यूज होना कि सर यही रट्टा मार के देना, नहीं नहीं, उल्टा भी चीजें हो सकती हैं। दूसरा चीज आपको ध्यान क्या रखनी है, दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है कि आपका जो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट जो है वो कहाँ पे है, तो वो आपका एलएचएस साइड में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि अपने को दिक्कत है। थोड़ा सा लिखते समय अच्छा दिखना चाहिए, LHS दिख रहा है, नहीं दिख पा रहा है, तो ठीक है, डिपेंडेंट को हम ऐसे लिख लेते हैं, नहीं लिखा है तो अपने खुद से लिख ही लेंगे LHS। ये LHS हो गया। अब क्या सर ये दोनों जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं। अगर आपने, लेकिन फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने साइन चेंज करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आपने X डिपेंडेंट Y लिखा है या फिर यहाँ पे ऐसा लिखा है, तो दोनों को आपको पढ़ना आना चाहिए। आपको पढ़ना क्या आना चाहिए, जिस तरफ एरो नहीं है वो डिटरमाइनर है, मतलब वो बड़ी वैल्यू है, जिस तरफ एरो है वो छोटी वैल्यू है। आपको ये चीजें जब ध्यान में आएंगी तो आपको कोई जरूरत नहीं है डिटरमाइनर कौन है डिपेंडेंट कौन है। तो सवाल, अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो आपको ये चीजें की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये चीजों की जरूरत नहीं है तो ये तो बहुत वेल एंड गुड हो गया आपके लिए। अब बात आती है कि आपको फंक्शनली डिपेंडेंट कैसे बताना है, तो हिंदी में लिखूंगा, आपको समझ में आना चाहिए। शॉर्टकट शॉर्टकट मेथड क्या बोलता है अब देख लेते हैं। तो शॉर्टकट का सिंपल सा मेथड क्या है, एक आपके पास x होगा, एक आपके पास y होगा, ठीक है। एक आपके पास क्या होगा, एक x होगा, एक आपके पास y होगा। बोले हाँ सर, एक x होगा एक y होगा, बोलना क्या है। हो गया, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जैसे आपने बता दिया शॉर्टकट मेथड क्या है कि x की एक वैल्यू के लिए क्या लिखा है, सिंपल सा पढ़ लीजिए कि x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। मतलब अगर x की वैल्यू मेरी 1 है और y की वैल्यू इसमें मान लीजिए कुछ भी रैंडम एक चीज लिखा हुआ है, मतलब 2 लिखा है, तो हर बार जब x 1 आएगा तो उसके सामने हर बार आंसर 2 ही आना चाहिए। इंपॉर्टेंट यही है। क्या x की और अलग अलग वैल्यू कभी हो सकती है, x की वैल्यू 2 होगी तो कुछ भी आंसर है, उससे मेरे को मैटर नहीं। मेरा मैटर क्या होना चाहिए, x की वैल्यू जब 1 आए तो हमेशा आंसर क्या आना चाहिए, 2 ही आंसर आना चाहिए। बस अगर आपको ये चीज पता है तो आप फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब आपको पता है, ठीक है। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं आपको कुछ पीछे क्वेश्चन दूंगा आगे, एक बार मैं टाइप्स पढ़ा दूँ, उसका फिर आप खुद बता देंगे। अगर आपको करना है तो एक एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे दे देता हूँ, कोई रैंडम नंबर लिख देता हूँ, XY 1 2 3 4 5 6, कुछ भी नंबर लिख लेते हैं, 2 3 2 2 3, इधर भी 1 लिख देते हैं, 4 2 6 6, और थोड़ा सा मिटाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे चीज़ों को सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मान लो 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 2, ऐसा करके कुछ लिख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई पूछे कि क्या x जो है हमारा फंक्शनली डिपेंडेंट है y पे, जो x है सॉरी हमारा फंक्शनली डिटरमाइन करता है y को या नहीं, या y हमारा फंक्शनली डिपेंडेंट है कि नहीं x के, ये चीजें पता नहीं है। तो सबसे पहले फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको आता है, आपको क्या करना चाहिए, आपको बस समझ, सिंपल से समझ के समझाना है, ठीक है। तो कैसे समझाना है अब देखिएगा, बहुत ईजी तरीके से देखिए। x की वैल्यू आपने पहले पकड़ी, x की वैल्यू है 1, ठीक है। x की पहली वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू के साथ हमारा आंसर हमें पहली बार में क्या मिला 2। तो आपको एक चीज माइंड में गड़ा लेना है, क्या गड़ा लेना है कि भाई x की वैल्यू जब भी बनाएगी मुझे आंसर 2 मिलना चाहिए, बात खत्म। अगर ये है तो है, नहीं तो नहीं, बात खत्म। अब देखो फिर अब x की दूसरी वैल्यू ढूंढो, क्या ढूंढो, x की दूसरी, पहली तो यहाँ पे मिली आपको, दूसरी कहाँ मिल रही है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1 आई, तो 1 के साथ आपको क्या दिख गया 6, मतलब 1 के साथ वो क्या दिख गया 6 दिख गया, मतलब ये फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है, फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं, समझ में, FD सेट नहीं है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। 2 की बात कर, अब देखो आपको 2 के साथ वैल्यू क्या दिखी, 2 दिखी, बोले हाँ सर 2 दिखी। तो आपको याद रखना है कि हमेशा 2 के साथ आपको वैल्यू क्या दिखनी चाहिए, 2 ही दिखनी चाहिए।
बोले ठीक है सर। अगला 2 आपने ढूंढा, अगला 2 यहाँ पे मिला, इस 2 के साथ वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो क्या ये फंक्शनली डिपेंडेंट है? तो बोले नहीं सर, ये भी फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है। बोले ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 3 की। तो 3 की एक वैल्यू आपको दिखी 3, 3 की आपको एक वैल्यू दिखी 3, और 3 की एक वैल्यू आपको क्या दिखी, 3 की एक वैल्यू दिखी आपको 2, 3 की एक वैल्यू क्या दिखी आपको 2। ठीक है। अच्छा 2 में एक और था हमारे पास, 2 का एक और था, 2 की वैल्यू 6, तो ये भी दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। 3 की एक वैल्यू 3 है, दूसरी वैल्यू 2 है, तो ये भी क्या एफडी है? बोले नहीं सर, ये भी एफडी नहीं है। ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई? बोले हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। आपको अब समझ में आ गया फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है? बिल्कुल सर हो गया। तो इसे थोड़ा ऊपर रख देते हैं, तो बाद में कंफ्यूजन होगा। क्या हम इसे उठा के इधर रख सकते हैं? कोशिश करके बिल्कुल रख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी। अब आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ एफडी की। हमने अभी तक फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है पढ़ लिया। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन है, बस हम टाइप्स ऑफ एफडी करते ही उस पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि पीवाईक्यूज हमने बोला टॉपिक वाइज करेंगे। तो हमने ये दोनों टॉपिक को ऐसा रखा है कि पहले आपको ये भी जब आएगा तब आपको टॉपिक ज्यादा मतलब पीवाईक्यू जो है अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है। तो टाइप ऑफ एफडीज की जब बात करते हैं तो इसमें टोटल 3 टाइप है, एक टाइप, दो टाइप, 3 टाइप। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो हम लिख सकते हैं, सबसे पहला आता है ट्राइवल एफडीज। ट्राइवल एफडी। अब ट्रैवल एफडी का मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो हमेशा ट्रू होता है उसे हम कहते हैं ट्रैवल एफडी। दूसरा आता है आपके पास नॉन ट्रैवल एफडी। ठीक है। दूसरा क्या आता है? नॉन ट्रैवल एफडी। नॉन ट्रैवल एफडी का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सब कुछ रॉन्ग होता है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ट्रैवल मतलब जो होता है जो हमेशा ट्रू हो। ठीक। और तीसरा आता है हमारा सेमी नॉन ट्रैवल एफडी। सेमी नॉन ट्रैवल एफडी। ठीक है। 3 चीज होते हैं आपके पास, ये चीज आपको समझ में आ गई। और लास्ट वाला ये जो है एफडी है, इसे हम इसे ऐसे लिख लेते हैं डी। ठीक है। ये क्या है हमारा एफडी। ये चीजें आ गई है, बोले हाँ। तो 3 टाइप होता है, पहला ट्रैवल, दूसरा नॉन ट्रैवल, तीसरा सेमी ट्रैवल। अब तीनों में क्या क्या चीजें होती है बहुत सिंपली हम देखने की कोशिश करेंगे, और फिर कुछ का हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या, अगर आपने इसे ना बहुत कॉन्सेप्चुअल वे में लिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप एकदम इजी समझिए। फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको समझ में है कि सही है, एक्स की एक वैल्यू मिली, उसके साथ जो भी वाई की वैल्यू हर बार वही मिलना चाहिए, और कुछ और मिला तो मतलब वो रॉन्ग है। और अगर उसके अलावा वही मिल रहा है तो वो फंक्शनली डिपेंडेंट है। ट्रैवल का मतलब क्या है? ट्रैवल का जो पहला कंडीशन है, अगर हम पहला लिखवाना चाहें आपसे, तो मेरा अभी तक कलर नहीं चेंज किया है, भूल गया था। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रैवल एफडीज की। ट्रैवल एफडीज के अंदर क्या होने वाला है? तो ट्रैवल एफडीज की 2 कंडीशन है, मतलब इन तीनों में क्या होने वाली, थोड़ी थोड़ी सी कंडीशन रहेगी। उस कंडीशन के बेसिस पे आपको बताना है कि ये फंक्शनली डिपेंडेंट है कि नहीं, ये फंक्शनली डिपेंडेंट है या नहीं, बस इतना चीजें बतानी है। तो ट्रैवल एफडीज के अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या आता है? वो बोलता है भैया देखिए, एक्स जो है फंक्शनली डिपेंडेंट है, सॉरी एक्स जो है फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है वाई को, या फिर ऐसा बोल लीजिए वाई जो है फंक्शनली डिपेंडेंट है एक्स पे। पढ़ना भी आना चाहिए। ठीक है। दूसरा, इसका दूसरा कंडीशन क्या बोलता है कि जो एक्स है ना और जो वाई है, इसमें वाई जो है हमारा सबसेट होना चाहिए एक्स का। कितना? वाई जो है हमारा सबसेट होना चाहिए एक्स का। ठीक है। 2 चीजें होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें होने के बाद भी अगर वो फंक्शनल डिपेंडेंट है तो हम उसे बोलेंगे ट्राइबल एफडी है। इसमें मेन चीज तो आपका यही पॉइंट है, उसके अलावा कोई पॉइंट है नहीं। ऐसा नहीं कि आपका पहला पॉइंट ये है, तो मेन पॉइंट आपका यही है। अगर ये चीज है तो, और उसके अलावा फंक्शनल डिपेंडेंट है, तो उसे हम बोलेंगे ये ट्राइबल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ कि ए बी में ए की बात करते हैं, फिर अभी आपको समझ में आया कि इसका मतलब क्या, आपको समझने की कोशिश करते हैं। ये दोनों पूरा एक सेट मान लीजिए, ए और बी, और जो ये है दूसरा सेट मान लीजिए, इसे मैं एक्स बोल सकता हूँ, इसे वाई बोल सकता हूँ। तो उन्होंने क्या बोला, वाई में ही, वाई जो है एक सबसेट होना चाहिए एक्स का। तो एक्स में 2 वैल्यू ए और बी, तो मैं वाई को क्या ले सकता हूँ, ए ले सकता हूँ, दूसरा कंडीशन। ए बी में वाई को मैं क्या ले सकता हूँ, बी ले सकता हूँ, दूसरा तीसरा कंडीशन। ए बी में वाई को मैं क्या पूरा ए बी भी ले सकता हूँ, सबसेट है तो कुछ भी ले सकते हैं, चाहे प्रॉपर सेट हो या सबसेट हो। ठीक है। वाली चीजें ये समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये तीनों वैल्यू है, ये तीनों मतलब आपको इसने ये सिखाया कि कैसे कैसे आपको चीजें रखनी है, एक्स कौन सा होगा, वाई कौन सा होगा, इस टर्म से आपको चीजें पता चल गई। अब आपको ये देखना कि क्या ये सब फंक्शनली डिपेंडेंट है? अगर डिपेंडेंट है और डिटरमाइनर है तो इसे बोलेंगे ये ट्राइवल एफडी है, नहीं तो नहीं। बोले ठीक है, आपको चीज समझ में आई? बोले हाँ। अब कोशिश करते हैं देखने की कि क्या ये सही है या फिर नहीं। तो इसका एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल, और कुछ करना नहीं। रैंडम कोई सा भी आप एग्जांपल लीजिए, एक ए की वैल्यू ले लीजिए, बी की वैल्यू ले लीजिए। ए की वैल्यू 1 2 3 1 2 3, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं जिससे आपको समझ में आए कि चीजें कैसा होंगी। बी पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2, 2 पे हम लिख लेते हैं 4, 3 पे हम लिख लेते हैं मान लो 2, फिर यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2। 2 चीजें हो गई। सबसे पहला कंडीशन क्या था कि आपको उसमें से एक सबसेट उठाना है, तो हमने कंडीशन में यहाँ पे उठा लिया कि भैया ए बी ले लेते हैं। ए बी में से हमने ए उठा लिया। बोले ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक्स हो गया, ये क्या हो गया, वाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बोले नहीं।
कंडीशन क्या था कि y जो है सबसेट होना चाहिए x का, y एक सबसेट x का बोले, हाँ ठीक है। अब सबसेट अगर सेट नहीं समझा तो सेट का मतलब हमारे x में क्या क्या चीजें थी, तो हमारे x में एक था हमारे पास a और एक था हमारे पास b, दो चीजें थी a b। a b में से कोई आपको एक चीज उठानी थी, आप चाहे a उठा लो, चाहे b उठा लो, या चाहे दोनों उठा लो, मतलब सबसेट बनाना है। सबसेट का मतलब उसमें से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। बोले ठीक है, तो ये चीज हमने उठा ली, बोले हाँ सर। अब आपको इसे चेक करना है कि फंक्शनली डिपेंडेंट है या डिटरमाइनर है या नहीं, बात खत्म, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। बोले हाँ सर। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इसमें ज्यादा कुछ चीजें सोचने की जरूरत है नहीं, फंक्शनली डिपेंडेंट है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। तो इसे हम ट्राइवल एफडी तब बोल सकते हैं, नहीं तो बोलेंगे, ठीक है। तो देखो ए से बी जाना, ए बी की वैल्यू की बात करते हैं, तो ए बी की वैल्यू कितनी है भैया, 1 2। 1 2 में हमें ए की ओनली कितनी वैल्यू मिली, 1। 1 2 में हमें ए की वैल्यू कितनी मिली, 1, ठीक है। बोले ठीक है। अगर अब बात करें ए बी की दूसरी वैल्यू क्या है भैया, 2 4। 2 4 में हमें कितनी वैल्यू मिली, तो बोले भैया 2 मिली। आपको ए देखना है, फिर एक बार ए बी दोनों साथ में देखना है। अब ए बी की तीसरी वैल्यू कितनी है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 2 दिख रहा है। 3 2 में हमें ए की वैल्यू कितनी मिली, तो 3 मिली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताए फिर से ए बी में कितनी वैल्यू है, 1 2, तो बोले 1 2, हाँ ये तो 1 2 देखा देखा देख रहा है। क्या ए बी की वैल्यू फिर ए में क्या दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है, बोले हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, बोले नहीं। फिर दूसरी वैल्यू है 2 6, कितनी है, 2 6। 2 6 से हमारी वैल्यू क्या मिल रही है, हमें 2 मिल रही है, 2 मिल रही है, ठीक है। तो देखो आप x की वैल्यू बार आई थी 2 4, 2 4 पे हमें मिला था क्या, y की वैल्यू 2, कोई दिक्कत नहीं था, बोले नहीं। 2 4 में अब जब भी हमारे पास आना चाहिए, हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 2, यही मिनिमम क्राइटेरिया है, बोले हाँ। तो 2 6 है, तो 2 6 पे कोई क्राइटेरिया है कि भाई 2 6 पे क्या आना चाहिए, 2 6 पे अभी भी कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसे रोल नंबर की तरह समझिए। मैंने बोला रोल नंबर 1 to 12 कौन है, तो कोई आके लड़का लेके गया। रोल नंबर 24 कोई एक लड़का लेके गया, उसका 2 नंबर आया था। रोल नंबर 32 उसका 3 नंबर आया था, लेके गया। रोल नंबर 26 उसका 2 नंबर आया था। अभी तक कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं, अगला क्या है, फिर से आया 3 2, क्या है, फिर से 3 2। मतलब क्या मैं इसे ना लिखूं, क्योंकि ये तो यहीं पे है, बोले हाँ। बस इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं, 3 2 पे फिर से क्या आएगा आंसर, ए, मतलब कितना आने वाला है, 3 आने वाला है, 3, बोले हाँ। तो क्या मैं इसे मिटा दूं, यहाँ से भी मिटा सकते हैं सर। तो 3 2 यहाँ पे हमारा ऑलरेडी 3 दे रहा है। तो क्या ये आप इसे बोल सकते हो कि फंक्शनली डिपेंडेंट भी है, जब आपने उसका सबसेट लेके देखा, तो बोले हाँ। तो इसे हम बोल देंगे ये ट्राइवल एफडी है। अब जैसा कि मैंने बोला ट्राइवल एफडी हमेशा ट्रू होगा, क्या हो, हमेशा ट्रू। आप इधर ए और बी की जो वैल्यू आपको रखनी है, 1 1 1 2 1 3 2 3 2 4 2 5, कुछ भी रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, और आप ये तीन ही सेट निकलेंगे इसमें से। अब अगर आपको बड़ा बनाना है तो आपने तीन टर्म ले लेना, ए बी सी, मतलब तीन एट्रीब्यूट ले लेना, ए बी सी, उससे करके देख लीजिए। तो ट्राइवल का मतलब हमेशा याद रखिए कि ये ऑलवेज वैलिड होगा। जब भी इसकी दोनों कंडीशन को आप कोशिश करेंगे ना करने की, तो ये हमेशा क्या देगा, आपको ऑलवेज वैलिड ही देगा। अब दूसरा तीसरा चेक करना है, चलिए दूसरा तीसरा भी चेक कर लेते हैं। अब ए बी में देखेंगे बी के साथ, तो 1 2 के साथ क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। दूसरा मैं फटाफट कर रहा हूँ, 2 4 के साथ क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। 3 2 के साथ क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। फिर 1 2 है, 1 2 के साथ फिर से क्या आने वाला है, 2 आने वाला है, 2 की राइट है। फिर 2 6 के साथ क्या आने वाला है, 2 6 के साथ 6 आने वाला है, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं सर। फिर 3 2 के साथ क्या आने वाला है, 2 आने वाला है, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो ये भी हमारा कह सकते हैं फंक्शनली डिपेंडेंट है। ये भी फंक्शनली डिपेंडेंट है, क्योंकि पहला कंडीशन हमने जो बोला था वो लगा लिया। दूसरा फंक्शनली डिपेंडेंसी देखी, वो भी लग गई। तीसरा देखो ए बी के साथ, ए बी तो अभी तो वही वाले होते हैं, 1 2 के साथ 1 2 आया। 2 4 के साथ कितना आएगा, 2 4 आएगा। फिर हमारा 3 2 के साथ कितना आएगा, 3 2 आएगा। फिर 1 2 के साथ कितना आएगा, 1 2, मतलब ये दोनों सेम हो गए। फिर 2 6 के साथ कितना आएगा, 2 6 आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर 3 2 के साथ कितना आएगा, 3 2 आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया आपको चीज, बिल्कुल सर। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो ट्राइवल एफडीज है हमेशा वैलिड होगी, बिल्कुल सर कह सकते हैं। दूसरा चीज कि क्या ये हमेशा, जो इसके दो कंडीशन अगर वो लगाएंगे तो हमेशा वैलिड है, हाँ सर। ओके, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। दूसरा हमारा जो था वो था नॉन ट्राइवल एफडी, क्या था, नॉन ट्राइवल एफडी। तो नॉन ट्राइवल एफडी सिंपल सा काम करता है। सिंपल सा क्या बोलता है कि जैसे आपने देखा था कि उस वाले में एक्स और वाई में, वाई जो था एक्स का सबसेट था। यहाँ पे बोलता है कि दोनों के बीच में जब इंटरसेक्शन हो तो वो आए 5। वो क्या है, फाइव। फाइव का मतलब क्या है, सिंपल सा बताता हूँ। एक्स और वाई इस बार दोनों अलग अलग होने चाहिए, बस दो कंडीशन है, एक्स और वाई दोनों हमेशा अलग अलग होने चाहिए। बाकी अब आपकी वैल्यू की मर्जी है, आपको जो भी निकालना निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या बोला था कि एक्स अगर फंक्शनली डिपेंडेंट हो जाए, मतलब पहला कंडीशन के साथ दूसरा भी ट्रू हो जाए, तब आप उसे बोलेंगे नॉन ट्राइवल एफडी। क्या बोलेंगे, नॉन ट्राइवल एफडी। अब किसी ने एक सिंपल सा कंडीशन लिख दिया, ए और बी, दो लिख दिया, तो क्या इसमें से आप क्या नॉन ट्राइवल एफडी बना सकते हैं, सबसे पहला सवाल ये आता है। तो नॉन ट्राइवल एफडी इसमें से कितने बनेंगे, ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई अगर किसी ने दो नंबर दिया तो उसमें से नॉन ट्राइवल एफडी आप कितने बना सकते हो। तो देखिए इसमें से सबसे पहले नॉन ट्राइवल एफडी क्या क्या बनाया जा सकती है, कि ए से आप बी जाओ, बोले हाँ सर हो सकता है। या फिर बी से ए जाओ, ये चीज हो सकती है, होने वाली चीजें हो सकती है, ठीक है। और कुछ बन सकता है इसमें से, मतलब जैसे कि ए बी में से कुछ आप बनाना चाहो तो कुछ बना सकते हो। ए नहीं बना सकते, बी नहीं बना सकते, ए भी नहीं बना सकते, क्योंकि ये सारे कंडीशन को वॉयलेट करेगा। तो ये सारी कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। तो इसे मैं काट देता हूँ।
ये सारी कंडीशन हमारी नहीं होंगी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे वापस नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नॉन ट्रैवल एफडीज में क्या करना है, ऐसा नहीं कि हर बार ट्रू ही आएगा और ऐसा भी नहीं कि हर बार फॉल्स ही आएगा। ये कभी ट्रू आ सकता है, कभी फॉल्स सकता है। रैंडम नंबर आपको लेके फिर से रखना है। मैं रैंडम नंबर फिर से रखता हूँ। मान लीजिए 1 के साथ 1 है, 2 के साथ 2 है, 3 के साथ 4 है, 2 के साथ फिर से 6 आ गया, फिर 1 के साथ 2 आ गया। मैंने एक रैंडम नंबर लिख लिया। अब ट्रैवल एफडीज की दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन को लगा के सॉल्व करना है। तो इसमें इतना टाइम इसलिए रहा हूँ कि आपको एक बार एफडी के बारे में समझ में आ जाए, फिर बहुत स्पीड लेके चलेंगे, फिर आपको धीरे धीरे नहीं लेके चलेंगे, फिर गाड़ी चलेगी अपने हाई स्पीड में चलने वाले हैं अपने। तो देखो सबसे पहले मुझे ए से बी जाना है। तो ए पे 1 की वैल्यू कितनी आई 1, 2 की वैल्यू कितनी आई 2, 3 की वैल्यू कितनी आई 4, 2 की वैल्यू कितनी आई 6 और 1 की वैल्यू आई 2। तो देखो 1 की वैल्यू 2 और 1 की वैल्यू 1, यहाँ पे क्या ये कंडीशन वायलेट कर रहा है? बोले हाँ सर। 2 की वैल्यू 2, 2 की वैल्यू 6, यहाँ पे कंडीशन वायलेट कर रहा है? बोले हाँ सर। तो ये रॉन्ग है, मतलब ये ट्रैवल नॉन ट्रैवल एफडी हम इसे नहीं बता सकते। बोले ठीक है, दूसरा कंडीशन चेक कर लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है? बी टू ए कंडीशन है। बी टू ए कंडीशन में देखो 1 की वैल्यू कितनी है 1, कोई दिक्कत नहीं। 2 की वैल्यू कितनी है 2, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर 4 की वैल्यू कितनी है 3, कोई दिक्कत नहीं। 6 की वैल्यू कितनी आई 2, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। लेकिन लास्ट वैल्यू देखो 2 की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे ही दिक्कत पड़ा। अगर मैं इसे थोड़ा चेंज कर दूँ, क्योंकि मैंने रैंडम नंबर लिखा और आपको समझाना भी है, तो इसे हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम 2 की वैल्यू को क्या मानना पड़ेगा हमें? अगर दिखाना है 2 करना है तो इसे 2 की वैल्यू को 2 मान लेते हैं। तो जैसे 2 की वैल्यू 2 मानेंगे, आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि ये हम कह सकते हैं कि ये क्या है? नॉन ट्राइवल एफडी है। ये कैसी है? नॉन ट्राइवल एफडी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर आपने इधर वैल्यू चेंज किया तो क्या इसमें थोड़ी सी चेंजेस हुए होंगे? तो ये भी देख लेते हैं। तो ऑफकोर्स ये भी देख लीजिए, 2 से हमारा क्या निकलेगा 2। तो देखिए 2 से 2 यहाँ पे तो सही था, लेकिन यहाँ पे वायलेट कर जा रहा था। तो इस वाले टर्म को हम क्या बोलेंगे? ये नहीं है, लेकिन ये वाला टर्म है। तो ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि ट्राइवल वाला जो है वो हमेशा वैलिड होगा, नॉन ट्राइवल की कोई गारंटी नहीं है, वैलिड भी हो सकता है, नॉन वैलिड भी हो सकता है। तो हमने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल ही देके दिखा दे, कुछ भी रैंडम आप एग्जांपल लेके देखिए, अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा। थर्ड और आखिरी बचता है जो है हमारा, अच्छा ये सब तो क्वेश्चन ही हम डालने वाले हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन ही है, तो हम या तो हो सकता है, तो अगर लेट होगा तो अगले लेक्चर में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड जो हमारा आता है, थर्ड उसका नाम क्या है हमने आपको बता ही रखा है, फिर भी एक बार लिख देते हैं आपके लिए कि ये होता है सेमी नॉन ट्राइवल एफडी। ठीक है, ये होता है हमारा सेमी नॉन ट्राइवल एफडी। बोले हाँ सर। सेमी नॉन ट्राइवल एफडी का कंडीशन क्या है? सबसे पहला कंडीशन वो बोलता है कि जब एक्स का सबसेट करो वाई से, तो वो फाई तो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? फाई नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स का कुछ पोर्शन तो होना चाहिए। दूसरा, एक्स फुल्ली प्रॉपरली या सबसेट या प्रॉपर सबसेट नहीं होना चाहिए वाई का, मतलब जब एक्स और वाई में जो हम लिखते थे कि वाई जो सबसेट होना चाहिए, तो ये सबसेट नहीं होना चाहिए। अब सबसेट नहीं होना चाहिए और भाई 5 भी नहीं होना चाहिए, इसका कंडीशन क्या है? सिंपल सा, अगर नहीं समझ आता तो मैं बता देता हूँ कि कोई नंबर लिखा है, मान लीजिए ए बी सी डी ऐसा करके कुछ लिखा है। तो इसमें अगर मैं बोलूँ ए बी टू सी डी, तो ए बी टू सी डी के अंदर क्या हो रहा है कि ए बी और सी डी में अगर मैं आपका इंटरसेक्शन करूँ, ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा? 5 आएगा। तो क्या हम 5 ले सकते हैं? नहीं, 5 हमें नहीं लेना। तो हम क्या करना चाहेंगे? हम कोशिश करेंगे कि ए बी है ना, तो यहाँ से हम कोई एक वैल्यू कम से कम ले लें। एक वैल्यू ले ली, बोल ठीक है। दूसरा वैल्यू सी ले लिया, तो जब आप इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको क्या 5 मिलेगा? नहीं सर, 5 नहीं मिलेगा। दूसरा, क्या ये बोल सकते हैं कि बी सी और ए बी में ये क्या सबसेट है इसका? नहीं, क्योंकि एक वैल्यू तो है लेकिन एक और वैल्यू क्या डिफरेंट है। तो ये कंडीशन पूरा बोला है और कुछ खास बोला है नहीं। तो अब आपको इसे कैसे निकालना है ये भी हम सिखा देंगे। कंडीशन आपको समझ में आना चाहिए, कंडीशन क्या बोला। कंडीशन समझ में आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसमें बच्चे ज्यादातर फंसते हैं, तो इसलिए इसे थोड़ा एक्सप्लेन किया अच्छे से, और जैसा कहा था पॉइंट टॉपिक्स पूरे कंप्लीट होंगे और अच्छे से कंप्लीट होंगे। थोड़ा दिसंबर जाएगा बट आपको कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपको एक रैंडम नंबर लेना है, कोई सा भी आप ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं। अब क्या ए और बी में हो पाएगा चीजें? तो देखिए अगर ए और बी की बात करें तो हमारे पास हमने देखा था मैक्सिमम क्या हो सकता है? ए बी हो सकता है। दूसरा ऊपर वाला काट देते हैं, ए टू बी हो सकता था। बोले सर ठीक है। बी टू ए हो सकता था, ठीक है। फिर हमने देखा था ए बी टू ए हो सकता था, ए बी टू बी हो सकता था, और ए बी टू ए बी हो सकता था। तो क्या ये चारों कंडीशन हो पाएंगे? देखिए अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो 5 मिल जाएगा, तो ये कंडीशन नहीं हो सकता। इन दोनों का सेक्शन करेंगे तो ये हमें क्या दे देगा? ये भी 5 दे देगा, तो ये नहीं हो सकता। इसमें तो 5 नहीं देगा, बट ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो हमारा दो में तो ये होगा ही नहीं। सेमी नॉन ट्राइवल दो सेट्स की बात ही नहीं करता है। सेमी नॉन ट्राइवल किसकी बात करेगा? 3 सेट्स की बात करेगा, ठीक है। तो ये भी चीजें देख लेते हैं। तो इसमें हम कोई भी 3 नंबर रैंडम वैल्यू लेंगे और कोशिश करेंगे उसे इक्वलाइज करवाने की, क्या हो पाता है कि नहीं। तो अब देखिए क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन लेके नहीं आया आपके लिए अभी, क्योंकि एकदम रैंडम नंबर लिखेंगे। हो सकता है हो जाए, हो सकता है नहीं। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस मैंने कैसे लिखे हैं। तो मैं ट्राई करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन मेरे से बन जाए जो आपको देख के लगे कि हाँ आपने कुछ कर रहे हैं। थोड़ा सा क्या वैल्यू यहाँ पे हम सी ले लेते हैं।
तो ए बी और सी में क्या क्या रखते हैं, पहले 1 1 1 रख देते हैं, कुछ भी रैंडम 1 2 3 रख देते हैं। ओके 11 23 ओके, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2, यहाँ पे लिख देते हैं 4। अभी कोशिश है कुछ लिखने की, अब जरूरी नहीं कि हर बार राइट ही होगा या जरूरी नहीं हर बार रॉन्ग ही होगा। 4 2 इसमें हमने लिख दिया मान लो 6 3। तो अब ये एक एग्जांपल लेके मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि जब आप नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे तो आपने फंक्शनल डिपेंडेंसी खुद से करनी है, फंक्शनल डिपेंडेंसी का ट्राइवल खुद से ट्राई करना है, नॉन ट्राइवल खुद से ट्राई करना है, और फिर सेमी नॉन ट्राइवल भी खुद से ट्राई करना है। मैं अभी आपको सेमी नॉन ट्राइवल पढ़ाऊंगा, तो उसके बाद भी आपको चीजें एक बार खुद से ट्राई करके आनी है, जैसे आपको समझ में कि ओके फंक्शनल डिपेंडेंसी कौन सी है, नॉन फंक्शनल कौन सी है, ट्राइवल कौन सी, नॉन ट्राइवल कौन सी, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ज़्यादा मेहनत वाली चीज़ नहीं, बस सिंपल सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पे टोटल नॉन सेमी ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी बहुत सारी बन सकती है, उसमें से कितनी बनेंगी क्या बनेंगी ये आपको नेक्स्ट लेक्चर के पीवाईक्यूज करवा देंगे, क्योंकि मेरे को नहीं लगता इसमें पीवाईक्यू लेंगे तो थोड़ा ऑनलाइन भी होगा। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 2 3 रैंडम लेता हूँ, अब आपको 2 3 रैंडम से बताता हूँ। अगर मैं ए बी टू सी लूँ, क्या लूँ, ए बी टू सी चलेगा, बोले सर इसमें क्या है, इन दोनों का जब आप वो करेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारा वैल्यू 5 आ देगा, तो हमारा पहला कंडीशन रॉन्ग हो रहा है। तो इसमें आपको इन दोनों में से कोई एक वैल्यू रखनी पड़ेगी, चलो मैंने एक सी ले ली। फिर ए बी टू सी में क्या मैं बी सी ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। ठीक है, ले सकता हूँ, बोले हाँ सर ले सकते हो। अब मैं एक दो रैंडम दो, चलो यही दोनों को चेक करके अब मैं आपको बताऊँ कि ये सेमी नॉन ट्राइवल है कि नहीं है। फिर उसके बाद आपको घर से इसको और जितने भी वे बनते हैं, फॉर्म बन सकते हैं, आप बना सकते हो, तो वो करके आपको लेके आना है। ठीक है, इतनी तो उम्मीद होगी कि आप कर सकते हैं, समझ तो आपको आ ही गया होगा। तो सबसे पहले वैल्यू देखते हैं ए बी की। तो ए बी की वैल्यू कितनी है भैया, 11 11, और ये इधर हमें चाहिए ए सी। तो ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू कितनी है, 11 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए बी की दूसरी वैल्यू कितनी है, तो ए बी की दूसरी वैल्यू है 12। 12 पे हमारा ए सी की वैल्यू कितनी है, 13, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। फिर ए बी की दूसरी वैल्यू क्या है, 22, 22 पे क्या वैल्यू, 24, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ए बी की तीसरी चौथी वैल्यू क्या है, 3 4, और उस पर वैल्यू कितनी है, 3 2। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये सेमी नॉन ट्राइवल एफ डी है, बोले यस सर, ये हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो एफ डी प्रॉपरली, इसे हम बोल सकते हैं कि ये सेमी नॉन ट्राइवल एफ डी है। ठीक है, इतनी सी सिंपल सी चीज है। और क्या कोई बोले कि सर ये कभी रॉन्ग होगा, बिल्कुल रॉन्ग हो सकता है। अगर मान लीजिए मैंने अभी ऐसा एक टर्म ले लिया, 2 4 6 ले लिया मान लीजिए, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22, और 22 पे फिर ए बी की दूसरी वैल्यू हमें क्या मिल रही है, ए सी, मतलब 26 मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 22 एक बार है, यहाँ पे 22 एक बार है, तो आंसर एक बार 24 है, एक बार 26। तो यहाँ से फिर हम बोल सकते हैं कि नॉन ट्राइवल सेमी एफ डी है। तो सेमी के लिए भी यही है, कभी राइट होगा, कभी रॉन्ग होगा, कभी राइट नहीं होगा, कभी रॉन्ग होगा। तो ये चीजों को भी मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूँ पर्सनल, अगर ये वैल्यू मैंने डाल दी तो अगर ये वैल्यू डाल दी तो आंसर क्या आने लग गया, सेमी नॉन ट्राइवल एफ डी, सेमी नॉन ट्राइवल एफ डी नहीं होगा, कट। और अगर ये वैल्यू नहीं डाली और इन सबसे किया है तो आंसर क्या आने वाला है, हमारा सेमी ट्राइवल एफ डी होगा। ठीक है, इतनी चीजें थी, और मैं उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम तो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि टोटल टोटल हम कितनी एफडीज बना सकते हैं, हम उसमें भी डिस्कस करेंगे, और फिर ऑफकोर्स पीवाईक्यूज करने वाले हैं। तो हमने अभी तक टोटल 3 टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, और 3 टॉपिक्स के अलावा अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ पे थोड़ा, तो मैं कोशिश करता हूँ देखने की। तो हमने हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ डीबीएमएस कंप्लीट कर दिया, एफडी कंप्लीट कर दिया, टाइप ऑफ एफडी हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम आगे बढ़ेंगे इन्फ्लुएंस रूल एट्रीब्यूट क्लोजर पे, तो लगभग 2 से 3 लेक्चर में लगभग हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है 5 5 लेक्चर के आपके एक एक टॉपिक तो बनेंगे, क्योंकि अराउंड 30 to 35 वीडियोज होंगे, तो एक मंथ में आपका मतलब पूरे अगस्त तक आपका 4 या 5 सब्जेक्ट जो हमारा टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं तब तक के लिए, थैंक यू वाला देख लीजिए यहाँ पे, चलिए मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय।